दोस्तों सोचिए, रात के 9 बज रहे हैं, एक ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे दौड़ रही है। अंधेरा घना है, हवा तेज है, ट्रेन के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, पैसेंजर सो रहे हैं, टीटी टिकट चेक कर रहा है। लेकिन इसी ट्रेन के एक डिब्बे में, एक कोच में कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसकी कीमत पूरे शहर को खरीद सकती है। टोटल 342 करोड़ रुपए। हाँ भाई, 342 करोड़ कैश। और ठीक उसी वक्त जब ट्रेन 80 से 90 की स्पीड पर चल रही है, ट्रेन की छत पर कुछ परछाइयां रेंग रही हैं। ये परछाइयां इंसानों की हैं। इनके हाथ में गैस कटर है। नीचे पुलिस बैठी है, गार्ड्स बैठे हैं, लेकिन उन्हें खबर तक नहीं है कि उनके सर के ठीक ऊपर मिशन इम्पॉसिबल चल रहा है। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे शातिराना और सबसे रहस्यमय चोरी की, द ग्रेट आरबीआई ट्रेन हैश। एक ऐसी चोरी जिसने सीबीआई, सीआईडी और पुलिस को 2 साल तक चकरघुन्नी बना दिया था। तारीख थी 8 अगस्त 2016, जगह सेलम रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रूटीन काम चल रहा था। बैंकों से पुराने फटे पुराने नोट्स, जिन्हें सॉलिड नोट्स कहते हैं, इकट्ठा करके चेन्नई भेजे जा रहे थे ताकि उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके। टोटल 226 लकड़ी के बड़े बॉक्सेस थे। हर बॉक्स में नोट ठूस ठूस कर भरे हुए थे। टोटल वैल्यू थी 342 करोड़। इन बॉक्सेस को ट्रेन नंबर 11066 के एक पार्सल वैन में रखा गया। ये कोच पूरी तरह से सील्ड था। इसके दरवाजे लॉक्ड थे और सुरक्षा के लिए भाई बगल वाले डिब्बे में हथियारों से लेस पुलिस टीम बैठी थी, जो इस खजाने की रक्षा कर रही थी। रात के 9 बजे ट्रेन चली। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। प्लान सिंपल था। सुबह ट्रेन चेन्नई पहुंचेगी, पैसा आरबीआई वॉल्ट में जाएगा और काम खत्म। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ट्रेन सेलम से आगे बढ़ी और विरुद्धाचलम के रास्ते पर गई, वहां एक बदलाव हुआ। ये वो इलाका था जहां ट्रेन के ऊपर वो इलेक्ट्रिक तारें, हाई वोल्टेज वायर्स नहीं थी। ट्रेन डीजल इंजन पर चल रही थी। यही वो मौका था जिसका इंतजार शिकारी कर रहे थे। ट्रेन की छत पर 5 से 6 लोग पहले से मौजूद थे। भाई जरा इमेजिन करो वो सीन को। ट्रेन हिल रही है, हवा का प्रेशर इतना है कि अगर हाथ छूटा तो सीधा मौत। लेकिन ये लोग साधारण चोर नहीं थे, ये प्रोफेशनल्स थे। उन्होंने अपने बैग से गैस कटर निकाला। नीचे डीजल इंजन की गड़गड़ गड़गड़ की आवाज थी और ऊपर गैस कटर की आवाज। इंजन के शोर ने कटर की आवाज को बिल्कुल दबा दिया। उन्होंने ट्रेन की छत पर 2x2 फीट का छेद किया। सोचो, चलती ट्रेन में वेल्डिंग करना, लोहा काटना, कितना प्रिसीजन चाहिए होगा। जैसे ही छेद खुला, नीचे अंधेरा था। 2 लोग नीचे उतरे। अंदर गप अंधेरा, गर्म हवा और लकड़ी के 226 बॉक्सेस। उन्होंने टॉर्च चलाई। उन्हें पता था किस बॉक्स में क्या है। उन्होंने बॉक्स नंबर 20 को तोड़ा। उसमें 500 के नोट थे। फिर बॉक्स नंबर 16 तोड़ा। उसमें टोटल उन्होंने 5 करोड़ 78 लाख के नोट निकाले। उन्होंने पूरा पैसा क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई वो उतना ही उठा सकते थे जितना वो अपनी पीठ पर लाद कर भाग सकते थे। ज्यादा लालच करते तो पकड़े जाते। उन्होंने बंडल्स बनाए, रस्सी से ऊपर खींचे और विरुद्धाचलम स्टेशन आने से पहले ट्रेन से कूद गए। नीचे पुलिस सो रही है और ऊपर से 5 करोड़ रुपए गायब हो गए। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सुबह ट्रेन चेन्नई पहुंचती है। आरबीआई के ऑफिसर्स आते हैं। सिक्योरिटी टाइट है। वो पार्सल वैन का सील तोड़ते हैं और दरवाजे खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर चोरी भी हुई तो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, 5 करोड़ की चोरी। कोच के अंदर धूप आ रही थी। ऑफिसर्स ने देखा छत पर एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। नीचे फर्श पर नोट बिखरे हुए थे। 500 के नोट हवा में उड़ रहे थे। पुलिस वालों का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई ये कब हुआ, कैसे हुआ? हम तो बगल में ही बैठे थे। मीडिया पहुंच गई। ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। इंडियाज ग्रेट ट्रेन रॉबरी। सवाल उठने लगे, क्या ये कोई इनसाइडर था? क्योंकि चोरों को पता था कि पैसा आज ही जाने वाला है। आखिर चोरों को पहले से पता था कि लकड़ी के बॉक्स नंबर 20 और 16 में टोटल 500 के नोट हैं और पैसा आज ही जा रहा है। क्या ये कोई जादू था? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद चलती ट्रेन में छत काट कर कौन चोरी कर सकता है? सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जवाब ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। अब शुरू होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन ड्रामा। केस सौंपा गया सीबीसीआईडी क्राइम ब्रांच सीआईडी को। टीम को लीड कर रहे थे टॉप ऑफिसर्स। सबसे पहले
पहले उन्होंने फोरेंसिक टीम को बुलाया। कोच के अंदर फिंगरप्रिंट्स मिले और एक जगह ब्लड का निशान भी मिला। शायद किसी चोर को चोट लगी थी। पुलिस खुश हो गई। उन्हें लगा बस अब तो डीएनए मैच करेंगे और चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट था। जब उन फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल को इंडिया के क्रिमिनल डेटाबेस में डाला गया तो नो मैच फाउंड। पुलिस हैरान। इसका मतलब ये कि वो लोग जिनका रिकॉर्ड सिस्टम में ही नहीं था, ये तो बिल्कुल नए थे या इतने पुराने कि रिकॉर्ड उस टाइम डिजिटाइज नहीं हुए थे। पुलिस ने उस टाइम 3 थ्योरीज बनाई। इनसाइडर जॉब, रेलवे स्टाफ या आरबीआई के किसी आदमी ने खबर दी है। हजारों लोगों से पूछताछ हुई पर सबूत नहीं मिला। लोकल गैंग, तमिलनाडु के लोकल चोरों को उठाया गया पर किसी के पास मूविंग ट्रेन में चोरी करने का हुनर नहीं था। टेरर एंगल, क्या ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए चुराया गया था? 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, केस ठंडा पड़ने लगा, फाइल्स धूल खाने लगी, पब्लिक भूल गई। लेकिन एक ऑफिसर था जो हार मानने को तैयार नहीं था। सीबीसीआईडी की नई टीम आई जिन्होंने कहा हम पुराने तरीके डंडा और पूछताछ बंद करेंगे, हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं डेटा का खेल। दोस्तों, क्राइम कितना भी परफेक्ट हो लेकिन क्रिमिनल एक गलती जरूर करता है और आज के जमाने में वो गलती होती है मोबाइल फोन। पुलिस ने एक नया पैतरा खेला, डंप डेटा एनालिसिस। उन्होंने उस रात 8 अगस्त 2016 को ट्रेन के रूट पर जितने भी मोबाइल टावर्स थे उनका डेटा निकाला। लाखों नंबर्स थे लेकिन पुलिस ने फिल्टर लगाना शुरू किया। वो कौन से नंबर हैं जो सेलम से ट्रेन के साथ चल रहे थे और जो विरुद्धाचलम में गायब हो गए? तो 50-60 नंबर ऐसे मिले जो सस्पिशियस थे। ये नंबर आपस में बात कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, इन नंबर्स की लोकेशन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की तरफ इशारा कर रही थी। वो गांव का नाम था रुठियाई। इन्वेस्टिगेशन का रुख तमिलनाडु से सीधा सेंट्रल इंडिया की तरफ मुड़ा। पता चला कि ये नंबर किसी आम गैंग की नहीं बल्कि इंडिया की सबसे खतरनाक पारदी गैंग की थी। उस डाकू का नाम सामने आया, द डाकू मोहर सिंह। मोहर सिंह कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, वो चंबल का पुराना डाकू था। उस पर 600 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड थे। पुलिस समझ गई कि ये काम वो ही कर सकता है क्योंकि पारदी गैंग मशहूर है चलती ट्रेनों में चोरी करने के लिए। वो लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं जैसे सर्कस के कलाकार। अक्टूबर 2018 में चोरी के पूरे 2 साल बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम मध्य प्रदेश पहुंची। उन्होंने दिनेश पारदी और रोहर पारदी को चेन्नई में ट्रैक किया और धर लिया। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और थोड़ा देसी इलाज किया तो तोतों की तरह बोलने लगे। उन्होंने बताया, साहब हमने 2 हफ्ते तक ट्रेन की रेकी की। हमें पता था कि बिना बिजली वाला रास्ता कहाँ आता है, हमने वही स्पॉट चुना। उन्होंने ये भी बताया कि वो और पैसा निकालना चाहते थे लेकिन समय कम था और नोट्स का वजन ज्यादा था, इसलिए जो हाथ लगा लेकर भाग गए। पुलिस ने मोहर सिंह को गुना जेल से कस्टडी में लिया। सारे 7 लोग पकड़े गए। इस केस को सोल्व करने में लग गए 2 साल और 2 महीने, लेकिन अंत में कानून के हाथ उन तक पहुंच ही गए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आप उस चोर की जगह होते तो शायद आप सोचते कि मैंने परफेक्ट क्राइम किया है और मैं बच गया, लेकिन वो भूल गए कि डिजिटल फुटप्रिंट कभी नहीं मिटता। आप ग्लोव्स पहनकर फिंगरप्रिंट छुपा सकते हो लेकिन मोबाइल टावर की लोकेशन कैसे छुपाओगे? ये चोरी दिमाग से की गई थी लेकिन इसका सॉल्यूशन उससे भी बड़े दिमाग से निकाला गया। आज भी जब वो चोर जेल में बैठे होंगे तो सोचते होंगे काश उस रात फोन स्विच ऑफ कर दिया होता। दोस्तों, क्राइम चाहे कितना भी ग्लैमरस लगे, उसका एंड हमेशा जेल की ठंडी रोटी ही होती है। सैल्यूट है इंडियन पुलिस और उसकी प्रेजेंस को जिन्होंने हार नहीं मानी। अगर आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई और अगर आप चाहते हैं मैं इंडिया के ऐसे और केसेस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट केस। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।